जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। दोस्तों हाजिर हूं मैं आप सबके बीच आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स ने जैसे कि आपको बताया है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम एनालिसिस और पूछे गए क्वेश्चंस पर वीडियो बनाने को बोला था, तो यह हम आज तीसरी वीडियो बना रहे हैं। और इसके पहले हम 15 अप्रैल के तीनों शिफ्ट की एक वीडियो बना चुके हैं और 16 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट की एक वीडियो आज सुबह दे दी थी आपको। और इस वीडियो में हम देखेंगे 16 अप्रैल को पूछे गए सेकंड और थर्ड शिफ्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष आजाद हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1971 में आजादी मिली थी। दोस्तों 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया था। और पाकिस्तान की अगर स्थापना पूछी जाए तो आप याद रखें 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ नजर डालें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा मुद्रा टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। साथ ही अगर पाकिस्तान की तरफ नजर डालें तो जैसे आपको पाकिस्तान की स्थापना बताई 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री इमरान खान है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 1336 ईस्वी में किस साम्राज्य का उदय हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी तथा इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। दोस्तों जो एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि यह आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि क्वेश्चन सेम तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन वहां से रिलेटेड जरूर हो सकता है, जो कि 2-3 दिनों से हो रहा है लगातार। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 2021 का कुंभ का मेला कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें 2021 का कुंभ का मेला उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में आयोजित किया गया और यह इस बार सिर्फ 28 दिनों का हुआ है। तो कुंभ का मेला कितने दिन चला है 2021 का? तो आपको पता होना चाहिए 28 दिन का। और कुंभ के बारे में आपको जानकारी दे दें दोस्तों, तो पूर्ण कुंभ का मेला हमेशा 12 साल में एक बार लगता है, जबकि और यह हर 12 साल में प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन क्रमशः 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो भारत में कुल 4 ऐसे जगह हैं जहां पर पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है और वह है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। दोस्तों याद रखें क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें अंडमान निकोबार के नए डीजीपी सत्येंद्र गर्ग हैं तथा अंडमान निकोबार की राजधानी अगर पूछी जाए तो याद रखें दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों याद रखें 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, जो कि साउथ इंडियन फिल्म के एक्टर हैं। और यह 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगर आपसे 50वां पूछ लिया जाए तो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1969 से यह स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता को 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल तथा एक शॉल दिया जाता है। तो राशि जरूर याद रखें, क्योंकि इनामी राशि पूछी जाती है कि पुरस्कार में राशि कितनी दी गई। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो दोस्तों याद रखें आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन द रन मशीन कोहली, विराट कोहली ने बनाए हैं। दोस्तों विराट कोहली ने 2016 में 973 रन बनाकर एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और आईपीएल करियर की शुरुआत अगर विराट कोहली की देखें तो इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के लिए आईपीएल की करियर की शुरुआत की थी। और आज यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आरसीबी के कप्तान भी यही है। मतलब पहले सीजन से लेकर आखिरी सीजन तक यह आरसीबी के लिए ही खेल रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो दोस्तों याद रखें संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है। 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बनाया गया है, चुना गया है। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोनों चीजें याद रखें दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहां से भी बन सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखें भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। साथ ही आपसे कल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि मछली उत्पादन में कौन सा प्रथम राज्य, तो उसमें भी आप याद रखें कि भारत का सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला राज्य भी पश्चिम बंगाल ही है। और दोस्तों पूरी दुनिया के लगभग 60% जूट
का उत्पादन भारत में होता है। तो याद रखें कि विश्व का सबसे अग्रणी जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा देश भारत है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यह भी बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है, तो दोस्तों याद रखें गुजरात में लोकसभा सीट 26 है। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर कुल लोकसभा सीटें पूछी जाए पूरे भारत की, तो अभी वर्तमान में कुल लोकसभा सीटें 552 है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कौन ऐसी धातु है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अपना रंग खो देती है, तो दोस्तों याद रखें कि चांदी एक ऐसी धातु है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अपना रंग खो देती है। और यह क्वेश्चन आज दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी मतलब चांदी एक ऐसी धातु है जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपना रंग खो देती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है संविधान पर किस तारीख को सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों याद रखें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तथा प्रारूप समिति ने 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी प्रारूप समिति। और संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण के लिए 24 नवंबर 1949 को की गई थी। दोस्तों याद रखें 24 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक की गई थी और इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ नीचे आपसे गलती से 1949 डल गया, याद रखें 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पर। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 2020 में विराट कोहली ने कौन सा अवार्ड जीता, तो दोस्तों वहां पर एग्जाम में आपसे ऑप्शंस दिए गए होंगे, यहां पर हम ऑप्शंस के बिना बता रहे हैं, तो आपको दोनों अवार्ड बता दे रहे हैं जो 2020 में विराट कोहली ने जीते हैं। और इन दोनों अवार्ड के नाम है आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड और आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली ने जीते हैं। और आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया गया है किसे, विराट कोहली। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड किस खिलाड़ी को चुना गया है, तो दोस्तों आपको बता दें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म आपको बता दें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, आप बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है सामर झील किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको बता दें सामर झील राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के निकट समीप यह स्थित है, जो कि एक लवणीय खारे झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सामर झील, आप याद रखें। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही दोस्तों याद रखें राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है, इसे पिंक सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसे बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि पिंक सिटी ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, जयपुर नगर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों याद रखें राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 163 तथा से 174 तक राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 163 और 174 राज्यपाल की शक्तियों के वर्णन के में अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों याद रखें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, तो दोस्तों याद रखें फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बजरंग पुनिया को चुना गया है, जो कि एक मुक्केबाज हैं कुश्ती के। दोस्तों याद रखें और फिक्की इंडिया ने भारतीय कुश्ती के सूरमा बजरंग पुनिया को मुक्केबाजी के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। साथ ही निशानेबाज इलावेनियल बालारिबन को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। तो फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 दो खिलाड़ियों को दिया गया है, बजरंग पुनिया और इलावेनिल बालारबेन को। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहां होती है, तो दोस्तों याद रखें सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल राज्य में होती है। अर्थात स्नैक बोट रेस के विषय में मेरी प्रथम स्मृति मेरी पाठ्यक्रम पुस्तक से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो दोस्तों याद रखें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी आप याद रखें दोस्तों लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जो अगर लखनऊ सिटी आपसे पूछ ली जाए तो यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो दोस्तों याद रखें नागरिक उड्डयन पहल की ही शुरुआत की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। तो नाम वही है और उसका आंसर भी
भी वही है, आप उसको देख के ये नहीं सोचना कि इतना ईजी नहीं होगा और नहीं लगाओ। आंसर वही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन पहल की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आप याद रखें हरदीप सिंह पुरी हैं राज्य नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ जैक डॉर्सी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 बिलियन लगभग 7500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आप याद रखें कि यह ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं। ट्विटर कंपनी के सीईओ जैक डॉर्सी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। साथ ही दोस्तों अगर ट्विटर की स्थापना पूछी जाए तो 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका मुख्यालय पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखें विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है और अनुराग श्रीवास्तव को संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है और आगे भी इसको रिपीट होने के भी चांसेस हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय स्थानांतरित कहां किया गया है। तो दोस्तों याद रखें भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय पहले चेन्नई तमिलनाडु में स्थित था, जबकि यह चेन्नई तमिलनाडु से हरियाणा के फरीदाबाद जिले में के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय कहां है, तो आप याद रखें कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में यह वर्तमान में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय है, जो कि पहले कहां था, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 1938 में गठित होने वाली राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखें 1938 में गठित होने वाली राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ ही अगर पूछ लिया जाए कि 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखें सुभाष चंद्र बोस 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार कौन करता है। तो दोस्तों याद रखें राष्ट्रीय आय का आगणन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों आप यह याद रखें कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां है, तो कोलकाता में स्थित है। तथा इसके अलावा 4 केंद्र दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर में स्थित हैं। तो दोस्तों मुख्यालय कोलकाता में तथा इसकी खंडपीठ कह सकते हैं, जो कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, द पॉपुलेशन मिथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखें द पॉपुलेशन मिथ पुस्तक के लेखक एस.वाई. कुरैशी हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मुगल काल में अमल गुजार का मतलब क्या था। तो दोस्तों याद रखें कि मुगल काल में अमल गुजार का मतलब जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी से होता था। तो जिले का जो प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था उसे मुगल काल में अमल गुजार कहा जाता था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, GIMP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों याद रखें GIMP का फुल फॉर्म GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GIMP का फुल फॉर्म होता है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। दोस्तों यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर रेखापुंज ग्राफिक्स संपादक है। तो यह भी याद रखें कि यह एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा फर्क होता है और आप उसे बहुत अच्छे से याद रखें। प्रोग्राम पीछे लगा है मतलब यह सॉफ्टवेयर है। तो क्या है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GIMP का फुल फॉर्म। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों याद रखें ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। और यह कब लिखी थी, तो 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने, ज्योतिबा फुले ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था आज का और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हम यह क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट का ध्यान रखें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।